लॉकडाउन से ही रिटेल इन्वेस्टर्स की मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ी है। बहुत सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं। अब लाखों करोड़ों लोग स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, इसलिए हमारा स्टॉक मार्केट लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो अगर तो आपने भी यही एक रीज़न सुना है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, तो शायद आप इकलौते नहीं हैं। बट आज के इस वीडियो में हम इस रीज़न के अलावा भी जो और 4 बड़े मेन रीज़न है जिसको कोई कवर नहीं करता, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट इतने लास्ट एक साल से इतना ऊपर क्यों जा रहा है, उसके पीछे के 5 बड़े रीज़न। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। कोविड पैंडेमिक की फियर की वजह से जब स्टॉक मार्केट मार्च 2020 में पैनिक जोन में आया था, तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट फेल टू 26,000 पॉइंट्स ऑन 23 मार्च 2020। निफ्टी ऑल्सो फेल टू 7,600 पॉइंट्स ऑन 23 मार्च। बट इस लो पॉइंट ने ही हमारे नेक्स्ट बुल रन के बीज बो दिए थे। बट एज ऑफ 25 अक्टूबर 2021 जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो सेंसेक्स लास्ट 19 महीनों में 35,000 पॉइंट्स बढ़ के अब 61,000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है। सिमिलरली निफ्टी 50 भी लास्ट 19 महीनों में 10,500 पॉइंट्स बढ़ के अब 18,000 को क्रॉस कर चुका है। अगर हम सेंसेक्स की जर्नी देखें तो 1000 से 10,000 पॉइंट्स पहुंचने में सेंसेक्स को 16 साल लग गए थे। बट लास्ट के 10,000 पॉइंट्स की जर्नी सेंसेक्स ने सिर्फ 8 महीनों में कवर किया। सो इस वाइल्ड क्रेजी बुल रन के पीछे कुछ रीजंस भी हैं। सो इस वीडियो में हम 5 बड़े रीजंस डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ डेटा एज वेल। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पहला बड़ा रीजन यही है कि लिक्विडिटी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। कोविड पैंडेमिक के टाइम हर मेजर सेंट्रल बैंक ने कोविड से फाइट के लिए खूब मनी प्रिंटिंग की है, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स के पास ये पावर रहती है कि दे कैन क्रिएट मनी डिजिटली एट देयर ओन विल। और इसलिए अगर आप यूएसए के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की भी बैलेंस शीट देखोगे तो वो लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। फेडरल रिजर्व की आज की डेट में बैलेंस शीट है $8.45 ट्रिलियन, जिसमें से $4 ट्रिलियन जो इंक्रीज है वो सिर्फ लास्ट एक साल में आया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो कि यूरोप की 19 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का एक सेंट्रल बैंक है, उसकी बैलेंस शीट भी लास्ट एक साल में डबल हो गई है। उनकी बैलेंस शीट 8.3 ट्रिलियन यूरोज है आज के टाइम में, इन कंपैरिजन टू 4.6 ट्रिलियन यूरोज इन मार्च 2020। अब आप खुद सोचो कि अगर इतना ज़्यादा पैसा छपेगा, इतनी ज़्यादा मनी क्रिएट होगी, इतनी ज़्यादा मनी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आएगी, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो आखिरकार इन्वेस्ट होगा, राइट? और वो कहाँ इन्वेस्ट होगा वो शायद आप समझ गए होंगे, बट अभी हम देखते हैं। सो इंडियन बॉन्ड मार्केट में अभी करंटली इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट जिसको बोलते हैं, वो अभी 6.25% के राउंड है। और स्क्रीन पर आप निफ्टी 50 के मंथली रिटर्न्स देख सकते हो। सो निफ्टी 50 के लास्ट कुछ 1-1.5 साल में मंथली रिटर्न्स ही 6.5% से ज़्यादा आए हैं, कुछ महीने में 8% से भी ज़्यादा है। जो बॉन्ड मार्केट 6.25% के रिटर्न्स साल भर में ऑफर करता है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट एट प्रेजेंट एक महीने में दे रहा है। सो यूरोपियन सेंट्रल बैंक और फेडरल बैंक द्वारा क्रिएट की गई मनी रिटर्न्स की खोज में हाई ग्रोथ मार्केट्स लाइक इंडिया में वो पैसा फ्लो करता है। सो आप समझ ही गए होंगे कुछ देर पहले कि जो भी मनी प्रिंटिंग हुई है, जो भी लिक्विडिटी राइज हुई है ड्यू टू फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, वो सारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। दैट्स वाई लास्ट ईयर के जुलाई से इस ईयर के जुलाई तक ऑलरेडी एक साल में इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा $31 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। सो एक साल में जुलाई टू जुलाई $31 बिलियन। सेकेंड पॉइंट इज कॉर्पोरेट इंडियाज डिलेवरेजिंग। स्क्रीन पे आप आरबीआई के रेपो रेट का डेटा लास्ट कुछ सालों का आप ट्रेंड देख सकते हो। बट फरवरी 2019 से सितंबर 2021 तक अभी तक आरबीआई का रेपो रेट 6.5% से घटकर 4% हो गया। सो जब भी रेपो रेट कम होता है, इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो जाते हैं। आपके लोन्स के ऊपर बैंक को जो आपको इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए हाल फिलहाल में आपने ये नोटिस किया होगा कि होम लोन्स और भी अलग अलग टाइप की बैंक बोरोविंग काफ़ी चीप हो गई है।
सो लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से इंडियन कॉर्पोरेट कंपनीज जिनके ऊपर कोविड से पहले बहुत ज्यादा डेट था, अब उन्होंने अपने डेट लेवल को काफी कम कर लिया। सो डेट कम हुआ और उनके ऊपर जो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था लेंडर्स को, वो कम हुआ। तो डेट कम हुआ, इंटरेस्ट चार्जेस उनको अब कम देने पड़ रहे हैं, तो अब उनके प्रॉफिट्स या अर्निंग्स काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। इसलिए इस पॉइंट का नाम है कॉर्पोरेट इंडियाज डीलीवरेजिंग। लीवरेज मीन्स होता है डेट और डीलीवरेजिंग मीन्स कि आपने डेट को कम किया है। सो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक कॉर्पोरेट इंडिया का नेट डेट लेवल 30% से डिक्रीज हुआ है और उनका ग्रॉस डेट लेवल 17% से कम हुआ है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कंपनीज ने कितना ज़्यादा डेट अपना कम किया है ड्यूरिंग कोविड। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना ग्रॉस डेट 67,656 करोड़ तक डिक्रीज किया है। सिमिलरली टाटा स्टील्स ने अराउंड 31,000 करोड़ का डेट कम किया अपना। टाटा ग्रुप्स की सारी कंपनीज ने, अगर हम टाटा मोटर्स को छोड़ दें, तो उन्होंने भी अपना ग्रॉस डेट लेवल 45,853 करोड़ तक डिक्रीज किया है फाइनेंशियल ईयर 21 में। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ कैपिटल लाइन, ओवरऑल लास्ट एक साल में 750 कंपनीज ने कुल मिला के अपना ग्रॉस डेट लेवल 3 लाख करोड़ तक रिड्यूस किया है। जो मार्च 2020 में 17.71 लाख करोड़ था, वो एक साल बाद मार्च 2021 में सिर्फ 14.7 लाख करोड़ रह गया। सो 750 कंपनीज ने सिर्फ एक साल में ही अपना ग्रॉस डेट लेवल 3 लाख करोड़ तक रिड्यूस कर लिया। सो स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा। सो इन टॉप 5 सेक्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में अपना ग्रॉस डेट लेवल सबसे ज़्यादा रिड्यूस किया। तो आप देख सकते हैं कितना मैग्नीट्यूड का डेट लेवल फाइनेंशियल ईयर 2021 में डिक्रीज हुआ है। That's why ये तो आप खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर इतने बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट डिलीवरेजिंग हुई है तो कंपनीज के ऑब्वियसली उनका डेट लेवल कम हुआ और जो वो इंटरेस्ट पेमेंट पे करते थे उस डेट के ऊपर वो कम हुई। तो इंटरेस्ट कम हुआ तो डायरेक्टली उनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, उनके अर्निंग्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। इसलिए बहुत सारे एनालिस्ट उन कंपनीज के अर्निंग पर शेयर या मैं बोलूं तो निफ्टी 50 के ईपीएस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। सो कॉर्पोरेट डीलीवरेजिंग का सेकंड इम्पैक्ट ये हुआ कि बैंक्स को भी उनका पैसा वापस मिल गया। सो बैंक्स के जो भी बैड लोन थे या जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे एनपीए, जहां से बैंक को शायद उम्मीद ना हो पैसा वापस आने की, सो उन कंपनीज ने भी बैंक को पैसा लौटा दिया। सो ओवरऑल बैंक की अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई। और जैसा कि शायद आपको पता हो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज है। सो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर निफ्टी 50 में 37.58% की वेटेज रखते हैं। सो अगर बैंक्स की अर्निंग बढ़ेगी तो निफ्टी 50 की अर्निंग्स बढ़ेंगी, इसलिए स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा राइज किया लास्ट एक साल में। सो थर्ड पॉइंट इज डाइवर्सिफाइड और ओवरसीज रेवेन्यूज ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स। सो ये बात शायद आप भी रिलेट कर पाएंगे कि जब भी अनसर्टेनिटी का टाइम आता है तो लोग अपना ज़्यादातर पैसा ये प्रेफर करते हैं कि वो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना पैसा डालें, ऑब्वियसली ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। बट इस बुल रन की स्पेशल बात ये रही कि जो भी इंडियन लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उन्होंने अपना रेवेन्यू ना सिर्फ इंडिया से डिराइव किया बट उन्होंने अपना ओवरसीज रेवेन्यू को भी एक्सपेंड करने का पूरा ट्राई किया। फॉर एग्जांपल इंडियन आईटी सेक्टर जिसका निफ्टी 50 में 18% वेटेज है, और उन जो भी आईटी सेक्टर की मेजर कंपनीज हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में उन्होंने अपना मेजर रेवेन्यू बाहर कंट्री से या ओवरसीज मार्केट से अर्न किया। फॉर एग्जाम्पल HCL टेक्नोलॉजीज ने अपना 61% रेवेन्यू ओवरसीज मार्केट से डिराइव किया, इन्फोसिस 59%, विप्रो 57%, TCS 46%। सो फोर्थ पॉइंट इज राइज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। सो आपको भी पता है कि पैंडेमिक के टाइम कितने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में एंटर किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हम और आप जैसे कॉमन लोग। सो सिंस अप्रैल 2020 और अभी तक इन 19-20 महीनों में स्टॉक मार्केट में हर महीने 10 से 12 लाख न्यू डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। सो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स SIP म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट में भी नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लाइक हर महीने 10-10 हज़ार करोड़ के SIPs के थ्रू म्यूचुअल फंड में वो पैसा इनफ्लो हो रहा है।
लाइक रिसेंटली सितंबर में भी दे मेड एन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 10,000 करोड़ मंथली इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स वाया SIPs। सो जब इतना सारा पैसा SIP के थ्रू इक्विटीज और स्टॉक मार्केट में लगेगा तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। सो अभी तक आपने देखा कि लो इंटरेस्ट रेट्स, हाई इन्फ्लोस फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट डिलीवरेजिंग और डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेट अर्निंग्स और राइज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से स्टॉक मार्केट इज गोइंग क्रेजी। बट आखिरकार इंडियन स्टॉक मार्केट में ही क्यों पैसा लगाया जा रहा है? सो इसके पीछे कुछ फंडामेंटल एक रीजन भी है एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। इंडियन स्टॉक मार्केट अभी ओवरवैल्यूड है, ये सबको पता है। निफ्टी 50 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, ये सबको पता है। बट इसके पीछे रीजंस यही हैं कि वो एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में निफ्टी 50 की अर्निंग्स बढ़ने वाली हैं। सो बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज हेयर इन इंडिया। सो आप ये हमेशा याद रखना कि स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन यूजुअली दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेट्स और सेकेंड वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स। सो फर्स्ट पॉइंट, जैसे आपको पता है कि इंडिया में अभी लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इस वजह से ही रिटेल इन्वेस्टर्स हों, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, वो रिटर्न्स की खोज में इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज फ्यूचर ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स। सो स्क्रीन पर एक चार्ट है, यहाँ पे निफ्टी EPS, निफ्टी का अर्निंग पर शेयर फ्रॉम मार्च 2010 टू मार्च 2020, 10 साल का आपके पास डेटा है। बट एनालिस्ट आर प्रिडिक्टिंग कि निफ्टी 50 का EPS काफ़ी अच्छे लेवल से इंक्रीज होगा फ्यूचर में, अगले कुछ 4-5 सालों में EPS निफ्टी 50 का काफ़ी अच्छे लेवल से इंक्रीज करने वाला है। That's why investors are willing to give a premium और higher valuation to Indian stock market और Nifty 50 companies because उनको लगता है कि फ्यूचर में ये सारी कंपनीज की अर्निंग काफ़ी अच्छे लेवल से बढ़ने वाली हैं। सो अगर अर्निंग्स बढ़ेंगी तो उसी डायरेक्शन में स्टॉक मार्केट जाएगा। और ये जो अभी करंट निफ्टी 50 की वैल्यूएशन है, ये आज के बेसिस पे नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यूएशन है। सो अर्निंग्स अगर बढ़ेंगी तो आज की जो वैल्यूएशन है ये फ्यूचर में अपने आप को खुद जस्टिफाई कर लेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को हम सम अप करें तो आज हमने इस वीडियो में 5 पॉइंट देखें जिसकी मदद से हम ये जान पाए कि वाई इंडियाज बुल रन मेक्स सेंस और उसके कुछ रीजंस क्या हैं। सो फर्स्ट रीजन वाज लिक्विडिटी फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सेकंड कॉर्पोरेट डिलीवरेजिंग, डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेट अर्निंग्स, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट राइज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स एंड फिफ्थ वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। सो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारा एनालिसिस और डेटा के साथ जो हम काम कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ और अपने डाउट्स कमेंट करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मान रहे हैं कि ये जो बुल रन है सिर्फ 1-2 रीजंस की वजह से है। सो ये कुछ हिडन रीजंस भी हैं जिनकी वजह से ये बुल रन चल रहा है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।